हेलो फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे। और जो हमारा नोट्स की तरह है ये पूरी की पूरी। पहला चैप्टर जैसे दिया है परिचय, परिचय से हम क्वेश्चन वहाँ से उठाए हैं और उसको आंसर के रूप में इंडिकेट किए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो हमारा होगा EMRS का पेपर होने वाला है, ठीक है, EMRS का होने वाला है, KBS है, NBS है, इन सब में हमारा परिचय होगा। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है परिचय, ठीक है। और NP की जो 10 से 10 नंबर की क्लास आएगी, यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। अगर आप 10 में से 10 नंबर चाहते हैं तो इससे बढ़िया क्लास आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पुस्तक पर क्या चीज़ नहीं लिखा हुआ है। कि NP जो है, NP की पुस्तक पे है, पहले पेज पे क्या चीज़ नहीं लिखा हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नहीं लिखा हुआ है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं लिखा हुआ है, या शिक्षा मंत्रालय नहीं लिखा हुआ है, या सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो लोगो है उसमें कौन सा चीज़ नहीं लिखा हुआ है? तो उसमें शिक्षा मंत्रालय नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लिखा हुआ है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, और ये 4 शेरों वाला स्तंभ भी बना हुआ है उस पर। शिक्षा मंत्रालय नहीं लिखा हुआ। शिक्षा मंत्रालय का नामकरण कब किया गया था? इसका नामकरण 2020 में किया गया। कब? जुलाई 2020 में शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। किसका? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, ठीक है। तो जब NEP तैयार हुआ था तो किसके अंतर्गत तैयार हुआ था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत तैयार हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये किसके अंतर्गत है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है किसके लिए? शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता किसके लिए है? पूर्ण मानव समाज को पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए, एक न्याय संगत न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए, या राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो शिक्षा की एक मूलभूत आवश्यकता होगी, सभी हो जाएगा। मानव की क्षमता के विकास के लिए है, न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के लिए, और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नंबर 4। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर का चयन करें। ध्यान से पढ़ना है। पहला क्या कह रहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। दूसरा, सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन सही हैं। अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5, भारत द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया था? 2015 में, 2016 में, 2017 में, या 2025 में? तो भारत द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया गया था? तो भारत द्वारा सतत विकास एजेंडा 2025 में अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नंबर 1। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का निर्धारण किया गया था? यानी कि 2015 में जो सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था उसको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था? 2035, 2030, 2047 या 2050? तो 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, SDG 4 का पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030? तो SDG 4 का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। SDG 4 के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? 2030 तक सभी के लिए निःशुल्क एवं समान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा। दूसरा, सस्ती गुणवत्ता वाली तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच। चौथा, शिक्षा में लिंग और धन संबंधी असमानताओं का उन्मूलन। चौथा, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच। तो SDG 4 के 4 लक्ष्य ये हैं, ठीक है। 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो 2030 तक सभी के लिए निःशुल्क एवं समान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना है। दूसरा, सस्ती गुणवत्ता वाली तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच करना है। तीसरा है शिक्षा में लिंग और धन संबंधी असमानताओं का उन्मूलन करना है। चौथा है गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9 की सीखने के परिणाम के वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है, ठीक है, जो सीखने का परिणाम का वर्तमान स्थिति है और जो आवश्यक है उसके बीच की खाई को किसके जरिए पाटा जाना चाहिए? पता नहीं है, पाटा जाना चाहिए मतलब भरना चाहिए। किसके द्वारा भरना चाहिए? कौन किसमें? कि वर्तमान जो स्थिति है सीखने का और जो आवश्यक चीज़ें हैं सीखने के लिए, इन दोनों के बीच की जो कमियां हैं उसको किसके द्वारा भरना चाहिए? तो पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल द्वारा। दूसरा, उच्चतर शिक्षा के माध्यम द्वारा। तीसरा, शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता द्वारा। चौथा, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधार के द्वारा। तो ये चारों ऑप्शन के द्वारा क्या करना है हमें? कि सीखने के परिणाम के वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उसके बीच की खाई जो है उसको भरा जाएगा इन चारों के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था
जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। ऐसा लक्ष्य कब तक रखा गया था भारत के लिए, यानी भारत में ऐसा लक्ष्य कब तक रखा गया था जहां पे एक ऐसी व्यवस्था को निर्धारित करना है या व्यवस्था करना है ऐसी शिक्षा का जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। तो कब तक रखा गया था, 2035 तक प्राप्त करने के लिए, कि 2030 तक, कि 2040 तक, कि 2050 तक। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रखा गया है 2040 तक। हम कंफ्यूजन कहाँ होंगे, एक होगा 2030 तक, तो ये है SDG 4 को प्राप्त करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। और 2040 तक किसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। इसका लक्ष्य 2040 तक, और SDG 4 का लक्ष्य कब रखा गया है, 2030 तक। SDG 4 में 4 लक्ष्य थे। 4 लक्ष्य कौन कौन से थे, 4 लक्ष्य थे कि 2030 तक सभी के लिए निःशुल्क एवं समान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, गुणवत्ता तकनीकी व्यावसायिक और उच्च शिक्षा तक समान पहुंच, शिक्षा में लिंग और धन संबंधी असमानता का उन्मूलन, और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तथा सार्वभौमिक पहुंच। ये 2030 तक लक्ष्य रखा गया था SDG 4 के अंतर्गत। और वो जो लक्ष्य रखा गया था 2040 तक प्राप्त करना है, वो रखा गया था कि सभी को ऐसी शिक्षा जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की उपलब्ध शिक्षा प्राप्त की जाने का लक्ष्य रखा गया 2040 तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कौन सी है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो हमें ध्यान क्या देना, पूछा क्या है कि 21वीं सदी का, तो 21वीं सदी की कौन सी होगी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगी। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सत्य कथन है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्य के आधार को बरकरार रखती है। दूसरा, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य जिनमें SDG 4 शामिल है, उसके संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। तीसरा, केवल दूसरा सही है। चौथा, 1 और 2 दोनों सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नंबर 4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला, शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास चाहिए। दूसरा, नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों जो कह रहा है सही है, इसलिए पांचवा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आलोक में तैयार की गई है, प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान के आलोक में, कि विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में, या केवल 1 में, या केवल 2 में, 1 और 2 दोनों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो आलोक, किसके आलोक के अंतर्गत तैयार की गई है, तो प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान के आधार पर इनको तैयार किया गया, और विचार समृद्धि की परंपरा यानी दोनों सिद्धांतों के आलोक पे इसे तैयार किया गया था। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में आवश्यक रूप में किसको होना चाहिए, छात्र को, शिक्षक को, छात्र शिक्षक दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। पूछ क्या रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलाव के केंद्र में, बुनियादी बदलाव के केंद्र में आवश्यक रूप से किसको शामिल किया जाना चाहिए। तो किसको शामिल किया जाना चाहिए, तो शिक्षक को शामिल किया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक को शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 16, शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर किसको समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, शिक्षकों को, छात्रों को, अभिभावकों को, या SMC मेंबर को। ठीक है, तो शिक्षक के नई नीति को निश्चित तौर पे हर स्तर पे समाज में उस व्यक्ति को सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, वह है शिक्षक को। ठीक है, जैसे हम प्राचीन समय में पढ़ते थे, उस समय गुरु शिष्य परंपरा चलती थी और गुरु का मान बहुत माना जाता था, लेकिन आज के समय में गुरु का मान उतना सम्मान नहीं हो पाता है बच्चों के द्वारा। तो ये चीज़ का हमें वापस लानी है, उसकी पुनः स्थापना करने में सहायता करनी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो इसलिए शिक्षक हो जाएगा ऑप्शन। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनके निवास स्थान कहीं भी हों, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए किसके ऊपर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। पहला, ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदाय को। दूसरा, वंचित और अल्प प्रतिनिधि वाले समूह पर। तीसरा, दोनों पर। चौथा, केवल 2 पर। तो नई शिक्षा नीति के सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी कहीं भी निवास कर रहा हो, उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से जब उनको सामूहिक हाशिए पर रखा गया, यानी कि उनको समाज से अलग रखा गया है, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना। और वंचित, जो वंचित थे, शिक्षा से वंचित थे, जो उनके अल्प प्रतिनिधि थे, अल्पसंख्यक समूह जो इनको वंचित रखा गया था, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से किन मुद्दों पर था, स्थानीय भाषा में शिक्षा,
उच्च शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा तक पहुंच या इनमें से सभी। तो जो पिछली शिक्षा नीतियां थी यानी कि 2002 तो 2020 की जो शिक्षा नीति वर्तमान की शिक्षा नीति है और इसके पहले जो थी 1986 की थी, 1992 की थी, ये शिक्षा नीतियां किस पर आधारित थी? तो ये शिक्षा नीति आधारित थी प्रश्न ऑप्शन नंबर 3 पे, शिक्षा तक पहुंच पर आधारित थी। ठीक। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कब संशोधन किया गया था? 1992 में, 1994 में, 2002 में या 2020 में? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में संशोधन किया गया था। ठीक है। 1986-92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम क्या रहा था? यानी कि जो 1986 और 92 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके बाद जो प्रोसेस में बदलाव हुआ तो उसने क्या योगदान दिया था? पहला, निःशुल्क और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2020, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2005, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2020। तो 1986 और 92 की जो पिछली नीति थी उसके बाद जो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो वह बड़ा बदलाव था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कौन सा आधार उपलब्ध करवाया था? कानूनी आधार, संवैधानिक आधार, समानता का आधार या स्वतंत्रता का आधार? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु जो आधार उपलब्ध कराया था वह आधार उपलब्ध कराया था कानूनी आधार उपलब्ध कराया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि संवैधानिक भी हम मार देंगे, कोई स्वतंत्रता मार देगा, कोई समानता मार देगा। तो आंसर क्या होगा? कानूनी आधार प्रदान किया गया था। 2009 की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया था वह कौन सा आधार उपलब्ध कराया था? तो कानूनी आधार उपलब्ध कराया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल सिद्धांत क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मूल सिद्धांत क्या बनाया गया था? तो पहला सिद्धांत बनाया गया था, ये क्वेश्चन ही है, नोट्स की तरह हम इसको देखेंगे। ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। तो पहला पॉइंट जो कह रहा है कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना, तो इसके अंतर्गत जो आएंगे वो शिक्षक और अभिभावक आएंगे। इसमें कहा गया है कि शिक्षकों और अभिभावकों को छात्रों की क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना है जिससे वे बच्चों की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसका सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दे सकें। ठीक है, किसके द्वारा? शिक्षक और अभिभावक के द्वारा। दूसरा मूलभूत सिद्धांत क्या है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। किसको प्राथमिकता देना? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है, जिससे सभी बच्चों को कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशल को हासिल कर सके। यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को कब तक हासिल करना है? तो कक्षा 3 के बच्चों तक ये बुनियादी शिक्षा हासिल करना है। तीसरा है लचीलापन। लचीलापन से मतलब क्या है कि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सके, ऐसा लचीलापन उसमें होना चाहिए। चौथा, कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई स्पष्ट अलगाव नहीं से मतलब है कि कला और विज्ञान, ठीक है, कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षिक धाराओं आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके। यानी कला और विज्ञान को बनाना है तो इसमें कोई अस्पष्ट अलगाव नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो पाठ्य विषय हो चाहे पाठ्योत्तर विषय हो, उसमें सबको एक दूसरे में इंक्लूड करके चलना है। पांचवा, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना है। ठीक है। छठा क्या है कि अवधारणात्मक समझ पर जोर देना है, न कि रटंत पद्धति, न कि केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर, अवधारणात्मक समझ पे जोर देना है। सातवां, रचनात्मकता और तार्किक सोच पे जोर देना है, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाना है। आठवां, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य भी ध्यान देना है, जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। बात करेंगे 9वां पॉइंट, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब है कि अध्ययन और अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहित करना। 10वां है जीवन कौशल। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन आना चाहिए उसमें। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखकर शिक्षण हो, जिसे आज की कोचिंग व्यवस्था की जा रही है। कोचिंग व्यवस्था जो आज की चल रही है ना, कोचिंग में पढ़ाई होता है, लास्ट में जाके एग्जाम पेपर देते हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा में ऐसा नहीं करना है। स्कूली शिक्षा में क्या करना है? स्कूली शिक्षा में करना है कि हर समय सतत लगातार उनका मूल्यांकन करना है, जांच पड़ताल करते रहना है। ठीक है। अगला है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना है।
ये हो गया पॉइंट। तकनीकी के तथा संभव उपयोग पर जोर देना है, तकनीकी के साथ यथासंभव। तो अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी भाषा बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और शैक्षणिक नियोजन को प्रबंधन करने में किसका ध्यान देना है? तो तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर देना है। विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान के अंतर्गत क्या आता है? तो विविधता जो है, जैसे सभी पाठ्यक्रम हो गए, शिक्षण शास्त्र हो गया, और नीति के स्थानीय संदर्भ की विविधता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए और उनका सम्मान करते हुए हमेशा एक शिक्षा समवर्ती विषय का समावेशन करना है या उसकी व्यवस्था करनी है। सभी शैक्षिक निर्णय की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना, यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती करनी है, उनकी तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था करनी है, निरंतर व्यावसायिक विकास करना है और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति को स्थित रखना है। अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता को ऑडिट करने, सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा प्रस्तुत करना है, और उसके साथ साथ स्वायत्तता हो गया, सुशासन हो गया और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना है। किसके अंतर्गत? अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता के अंतर्गत। उत्कृष्ट स्तर का बोध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का बोध होना जरूरी है। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, यानी कि जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्धि और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उसे प्रेरणा पाना। किसके अंतर्गत आएगा? भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहने के अंतर्गत। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा क्या है? एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को प्रत्येक बच्चे को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है? एक सार्वजनिक सेवा है। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश करना है, जैसे साथी, सच्चे, परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित और सुविधा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मूल सिद्धांत हैं इसमें निजी व्यवस्था भी शामिल हो जाएगी। निजी स्कूल में भी इसको लागू किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसको लागू करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। अभी अलग अलग राज्य में, कई राज्य में एक्सेप्ट नहीं है तो कहीं माना जा रहा है, तो उसके अनुसार ये सभी क्षेत्रों में इसको समाहित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन क्या है? विजन क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का? पहला कह रहा है कि भारतीय मूल्य से विकसित शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराए और भारत को वैश्विक ज्ञान की शक्ति बनकर भारत को एक जीवन तो न्याय संगति ज्ञान समझ में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। दूसरा, हमारे जितने भी संस्थान हैं उनकी पाठचर्या में और शिक्षण विधि में छात्रों में उनके मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़े और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। यह किसका विजन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन है। तीसरा क्या कह रहा है कि छात्रों में भर्ती होने का गर्व न केवल विचार में हो बल्कि व्यवहार में भी हो, उनके बुद्धि में भी हो, उनके कार्यों में भी हो और साथ ही साथ विज्ञान, कौशल, मूल्य और सच में भी होना चाहिए। चौथा क्या कह रहा है कि जो मानवाधिकार, अस्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वह सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सके। तो ये किसका विजन है? 2020 का विजन है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने अध्याय हैं? यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रोस्पेक्टस तैयार किया गया था उसमें कितने अध्याय हैं? 21 अध्याय हैं कि 25 अध्याय हैं कि 26 अध्याय हैं कि 27 अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? तो 27 अध्याय दिए गए हैं उसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने भाग हैं? ठीक है, 27 अध्याय हैं, तो भाग कितने हैं उसमें? 4 भाग हैं, 5 भाग है, 6 भाग है, 7 भाग हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 भाग दिए हुए हैं। सही मिलान करें यहाँ पे। स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य विचारण, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और क्रियान्वयन रणनीति। तो स्कूली शिक्षा भाग किस में दिया? स्कूली शिक्षा भाग 1 में दिया है। उच्चतर शिक्षा किस में दिया है? भाग 2 में दिया है। अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भाग 3 में दिया है और क्रियान्वयन की रणनीति भाग 4 में दिया है। तो इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का ए हो जाएगा। पहला का ए किसमें है? इसमें डी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है बच्चा, 1 और 2। तो पहला का ए है, दूसरा का डी है। पहला का ए है, दूसरा का डी है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा का सी, चौथा का बी। ठीक है, तो यानी स्कूली शिक्षा भाग 1 में दिया है, उच्चतर शिक्षा भाग 2 में दिया है, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भाग 4 में और क्रियान्वयन की रणनीति नहीं, क्रियान्वयन की रणनीति भाग 4 में है और अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे भाग 3 में है। कौन सी बिंदु, जिसमें 4 बिंदु दिए, इनमें से कौन सा बिंदु जो है वह स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है? पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। दूसरा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। तीसरा, ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर।
तो इसमें है पूछा है कि कौन सा बिंदु स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो स्कूली शिक्षा से संबंधित जो है वो पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। चौथा जो है ये स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4। शिक्षक बिंदु किस में उल्लेखित है, यानी कि शिक्षक जो वर्ड यूज किया गया है किस में यूज किया गया, कौन से वर्ग में? ठीक है, स्कूल शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में या क्रियान्वयन की रणनीति में। तो शिक्षक यूज किया गया है स्कूली शिक्षा में। ठीक है, किसमें यूज किया गया है, किसमें उल्लेख किया गया इसका? स्कूली शिक्षा में। इस शिक्षक शिक्षा किस वर्ग में उल्लेखित किया गया? पहला पहला हमने अभी देखा ना, पहला में क्या दिया था? शिक्षक बिंदु। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि शिक्षक शिक्षा। जब शिक्षक केवल पूछेगा तो वो स्कूल शिक्षा में है, और जब पूछेगा शिक्षा शिक्षा शिक्षक शिक्षा किस वर्ग में उल्लेखित किया गया है, तो उच्चतर शिक्षा में, क्या केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में, क्रियान्वयन की रणनीति में। तो शिक्षक शिक्षा उल्लेखित किया गया है उच्चतर शिक्षा में, और शिक्षक केवल किस में उल्लेखित किया गया था? स्कूल शिक्षा में। तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा किस वर्ग में उल्लेखित किया गया है? व्यावसायिक शिक्षा स्कूल शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में या क्रियान्वयन की रणनीति में। तो व्यावसायिक शिक्षा का उल्लेख जो किया गया है वह किया गया है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन से हो जाएगा 3। ठीक है, ये 20वां चैप्टर में या 20वें अध्याय में दिया हुआ है। कौन सा? व्यावसायिक शिक्षा। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या क्या शामिल है। ठीक है, क्या क्या शामिल है स्कूली शिक्षा में? तो स्कूली शिक्षा में पहला दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। दूसरा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। किसमें? स्कूली शिक्षा की बात करें। देखो ये जो क्वेश्चन हम पूछे थे ना, शिक्षक किस वर्ग में शामिल है, तो स्कूल शिक्षा में शामिल है। छठा समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से स्कूल संसाधन क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस है। और स्कूली शिक्षा के मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो स्कूली शिक्षा में कितने अध्याय हैं? तो स्कूली शिक्षा में जो अध्याय दिया है उनकी संख्या कितनी है? स्कूली शिक्षा में अध्याय हो जाएंगे 8। ठीक है, 8 अध्याय शामिल हैं स्कूली शिक्षा में। टोटल कितने हैं? 27 हैं। स्कूली शिक्षा में कितने हैं? 8 हैं। चाहे कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। और हमने देख ले लिया स्कूली शिक्षा में क्या क्या शामिल है। अब बढ़ते हैं आगे, उच्चतर शिक्षा में बात करते हैं। ठीक है, उच्चतर शिक्षा में क्या दिया हुआ है? उच्चतर शिक्षा में पहला है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय। उच्चतर शिक्षा में क्या आ जाएगा? महाविद्यालय आ जाएगा। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। दूसरा संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। तीसरा समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। 12वां का मतलब चौथा सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण, छात्रों को सहयोग, प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। शिक्षक शिक्षा, ये क्वेश्चन आया था ना, शिक्षक जो शिक्षा है वो किसमें शामिल होगी? तो उच्चतर में। ठीक है, उच्चतर में, क्योंकि बीएड हो गया, एमएड हो गया, जो पढ़ाई की जाती है ना शिक्षक की शिक्षा के लिए जो पढ़ाई की जाती है तो उच्चतर शिक्षा में शामिल हो जाएगी। तो उससे हम चीज़ों को समझेंगे। तो शिक्षक शिक्षा किसमें शामिल होगी? उच्चतर में। व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पे शामिल है। ये किसमें है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में शामिल है। तो लेकिन व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन पूछेगा कि व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन किसमें शामिल है? तो उच्चतर शिक्षा में। केवल व्यावसायिक शिक्षा पूछेगा तो किसमें शामिल है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में शामिल है। नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना। उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व किसमें शामिल हो जाएगा? उच्चतर शिक्षा में। तो स्कूली शिक्षा में हमने देखा कितना था? 8। और उच्चतर शिक्षा में कितने हैं? 11। ठीक है, तो एक भाग हो गया, पहले भाग में 8 और दूसरे भाग में 11 अध्याय हैं। अब बात करेंगे तीसरा पार्ट में। तीसरा पार्ट में कितने हैं? तीसरे भाग में 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 5, 5 अध्याय, यानी पहले में 8, दूसरे में 11, तीसरे में 5 अध्याय। तो कितने? 11 8 19 5 24। और इसमें है क्रियान्वयन की रणनीति में चौथे भाग में कितने अध्याय हैं? चौथे भाग में 3 अध्याय। तो कितने हो जाएंगे? 27 अध्याय। तो इस तरह से हमें याद कर। तो देखते हैं हम केंद्रीय विचारणीय मुद्दे में कौन कौन सा है। व्यावसायिक शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। ये ध्यान देना है कि प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना किसके अंतर्गत आएगा? तो केंद्रीय विचारणीय मुद्दे के अंतर्गत आएगा। भारतीय भाषाओं कला और संस्कृति का संवर्धन किसके अंतर्गत आएगा? तो अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे के अंतर्गत आएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण भी केंद्रीय विचारणीय मुद्दे के अंतर्गत। प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा किसके अंतर्गत आएगा? प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे।
अगला पॉइंट भाग 4 में, भाग 4 में कितने अध्याय हैं? भाग 4 में 3 अध्याय हैं, ठीक है। भाग 1 में 8, भाग 2 में 11, भाग 3 में 5 और भाग 4 में 3 है, ठीक है। कौन कौन सा है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, वित्त पोषण सभी के लिए वहनीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और 27वां क्या है? तीसरा कार्यान्वयन है, ठीक है। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने हैं? 27 पार्ट हैं, 27 अध्याय हैं, 4 भाग हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको इसमें समाहित किया गया। इसको हम चीज़ों को याद कर लेंगे, नोट्स बना के लिख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। तो यह वीडियो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित परिचय वाले चैप्टर से, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्कूल शिक्षा से, प्रश्नों के माध्यम से आएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे, हमारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जो भी एनपी क्वेश्चन जो बनेगा इसी से बनेगा, क्योंकि हम जो बुक है एनपी का पीडीएफ है हम उसी से बना रहे हैं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये श्योरिटी है। तो 10 में से 10 नंबर अगर आपको लाना है तो ये वीडियो जरूर देखें, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप आने वाला वीडियो आपको मिले और आपकी तैयारी स्मूथली चलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।